दोस्तों, दुनिया में खुफिया एजेंसियां जिनका काम होता है किसी देश की निगरानी करना, अपने देश के हित के लिए टारगेट को सेट करना और जरूरत पड़े तो फिर सब कुछ उथल पुथल मचा देना। इस वक्त यूक्रेन, ताइवान, श्रीलंका और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। सभी जगह समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जड़ कमोवेश एक ही है और कई एक्सपर्ट इसके पीछे अमेरिका की इनसाइड एंट्री को जिम्मेदार मान रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन को उकसाया गया तो वो रूस के खिलाफ खड़ा हो गया। रूस ने हमला किया तो अब बर्बादी का मुंह देख रहा है। ताइवान में अमेरिका हथियार डंप कर रहा है, वो चीन के खिलाफ मुखर है। तो श्रीलंका में चीन ने कर्ज का जाल फेंका, सरकार ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, अमेरिका ने उसके आर्थिक रास्ते बंद करवा डाले। नतीजा महंगाई बढ़ी और अब हालात बेकाबू हैं। और अब बात पाकिस्तान की करें तो वहां राजनीतिक बवाल चल रहा है। लेकिन इसी बीच इमरान खान ने अमेरिका की एंट्री करवा डाली है। दावा किया जा रहा है कि पूरी की पूरी साजिश ही अमेरिका ने चली है। बाकायदा उस अधिकारी का भी जिक्र कर डाला है जिसने पूरा का पूरा गेम किया है। तो क्या वास्तव में पाकिस्तान के राजनीतिक उथल पुथल के पीछे अमेरिका का हाथ है, या फिर उसकी हथियार लॉबी ग्लोबल पॉलिटिक्स का गेम खेलने में लगी है? क्या पाकिस्तान के साथ तालमेल करने वाली CIA ने तख्ता पलट का पूरा प्लान बना लिया था? क्या चीन ने अमेरिका का मिशन पाकिस्तान आखिर वक्त में फ्लॉप कर डाला है, या रूस का इसमें कुछ नया खेल सामने आया है? और जिस अधिकारी का नाम सबसे आगे आया है उसका भारत से क्या कुछ कनेक्शन है? दोस्तों, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। दोस्तों, पाकिस्तान में संकट में घिरे हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने उनकी सरकार गिराने की साजिश रची। इमरान ने दावा किया कि अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिणी एशियाई मामलों को देखने वाले शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। डोनाल्ड लू अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद के जरिए एक धमकी भरी चिट्ठी भी भेजी थी। इमरान ने कहा कि अमेरिकी राजनयिक ने पाकिस्तान के राजदूत को चेतावनी दी थी कि यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से बच गए तो इसके गंभीर प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक साजिश थी, लेकिन वो इसमें विफल हुए। इमरान ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि उनकी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अमेरिकी दूतावास का दौरा कर रहे थे। तो फिर क्या वजह थी कि जो लोग छोड़ कर गए वो पिछले कुछ दिनों में दूतावास के लोगों से बार बार मिल रहे हैं? तो जिस अधिकारी से पाकिस्तान के नेता मिल रहे थे, जिसकी वजह से पूरा खेल हुआ, वो कौन है और उस अधिकारी ने किसके इशारे पर यह पूरा का पूरा खेल किया? तो दोस्तों, जिस अधिकारी पर इमरान खान ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और इमरान सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है, वो इस वक्त भारत के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन एक मीडिया इंटरव्यू में डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को धमकी वाले संदेश भेजने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इमरान खान द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी बोलने से मना कर दिया। तो वहीं अमेरिका के टॉप अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग और व्हाइट हाउस ने मिलकर इमरान खान के उस आरोप को खारिज कर दिया। दोस्तों, डोनाल्ड लू एक विदेश सेवा अधिकारी है जिन्होंने अमेरिकी सरकार की 30 से अधिक सालों से सेवा की है। उन्होंने 2010 से 2013 तक भारत में अमेरिकी मिशन के डिप्टी चीफ के तौर पर काम किया है। अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण एशियाई मामलों के सहायक सचिव के तौर पर लू विदेश विभाग में एक शीर्ष राजनयिक है जो इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वही किर्गिस्तान और अल्बानिया में राजदूत भी रह चुके हैं। उन्होंने 2 अलग अलग मौकों पर नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में भी काम किया है। लू को पिछले साल दिसंबर में दक्षिण एशियाई मामलों का सहायक सचिव बनाया गया। और दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका आज से नहीं बल्कि एक लंबे वक्त से खेल करता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा से अमेरिका के हाथों की कठपुतली रही है, लेकिन अब गेम बदल चुका है। इमरान भी अब चीन के इशारों पर नाच रहे थे और यही बात अमेरिका को ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि इससे अमेरिकी सरकार को चलाने वाली हथियार गैंग नाराज हो गई थी। तो क्या पाकिस्तान में अमेरिका ने रची साजिश? क्या ग्लोबल वेपन नेक्सल के चपेट में पाकिस्तान? दोस्तों, दुनिया में जब भी अस्थिरता बढ़ती है तब हथियार बिकते हैं और दुनिया में सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को पहुंचता है, क्योंकि अमेरिका ही दुनिया को अकेले 60% हथियार बेचता है। अमेरिका को आप उसी व्यापारी की तरह मान सकते हैं जो कफन का बिजनेस करता है। अगर लोग मरेंगे नहीं तो उस व्यापारी के कफन नहीं बिकेंगे और वो भूखा मर जाएगा। अमेरिका भी इन दोनों भूखे मरने की उसी कगार पर है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जंग पर निर्भर है। अमेरिका दूसरे देशों को मौत का सामान बेचकर अपने लिए रोटी जुगाड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवाही अमेरिका का इतिहास देता है। कई साल पहले इराक और लीबिया के मामले में हम देख चुके हैं कि किस तरह अमेरिका ने बेसिर पैर के तथ्यों पर कार्रवाई की और इसकी वजह से अरबों खरबों डॉलर के हथियार और सैन्य साजो सामान न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे देशों में खरीद बेचे गए।
दुनिया के तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि हथियारों की खरीद फरोख्त में तेजी लाने के लिए ही अमेरिका ने मोहरा बनाया यूक्रेन और रूस को, ये जानते हुए भी कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। उसने इस बाबत प्रोपेगेंडा फैलाया, रूस को उकसाया और यूक्रेन के साथ होने का दिखावा करके उसे रूस के खिलाफ जंग मोल लेने के लिए आगे खड़ा कर दिया। और मदद के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने यूक्रेन की धरती पर अरबों डॉलर्स के हथियार पटक दिए, जिनका पेमेंट यूक्रेन को देर सवेर करना है और इन देशों की झोली भरनी है। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि चाहे अफगानिस्तान का मसला हो या फिर वियतनाम का, हर जगह अमेरिका का पैर फंसा मिल ही जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है कि रूस, चीन जैसे देशों में हथियार बनाने वाली कंपनियों पर जहां सरकार का नियंत्रण है, वहीं अमेरिका में निजी कंपनियां इस काम में बेहद आगे हैं। अमेरिका के हथियार लॉबी इस कदर मजबूत है कि वो कई देशों में सरकार गिराने बनाने का खेल भी खेलती है। उसके हथियार नहीं बिकते तो हथियार बेचने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने पर उतारू हो जाती है। अमेरिका के तुलसी गेबार्ड भी खुलेआम कह चुकी हैं कि बाइडेन प्रशासन की नीति हथियार लॉबी को और मजबूत बनाने की है। अमेरिका की हथियार लॉबी इतनी मजबूत है कि कई बार तो ये सिर्फ हथियारों की मांग बढ़ाने के लिए दो देशों के बीच तनाव करवा देते हैं और इसका ताजा उदाहरण आप पाकिस्तान में देख सकते हैं। बेशक पाकिस्तान कोई दूध का धुला मुल्क नहीं है, वहां भारत के खिलाफ जहर उगलकर राजनीति की फसल बोई जाती है और काटी जाती है। और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान की सरकार गिराने की साजिश में सच्चाई कितनी है जिसका पता लेकिन ये काम भारत में ही होता रहा है। लेकिन इस वक्त भारत में अमेरिका की आंख में आंख डालकर जवाब देने वाली सरकार है। दोस्तों, मौत के सामान बेचकर जेबें भरने के अमेरिका की सनक पर नरेंद्र मोदी शुरू से ही सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे हैं और यूक्रेन मामले में तो मोदी ने अंकल सैम को उनकी नानी याद दिला दी है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के मामले में विश्लेषकों का मानना है कि इमरान खान का जाना भारत के लिए अच्छी खबर है। इमरान की विदाई से भारत को क्या होगा बड़ा फायदा? क्या पाकिस्तान से भारत के सुधरेंगे रिश्ते? साल 2018 में सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने अमेरिका विरोधी रुख अपना रखा था और उन्होंने चीन और रूस के साथ दोस्ती प्रगाढ़ करने का इरादा जताया था। इतना ही नहीं, इमरान खान ने यूक्रेन पर हमले के बीच पुतिन से मुलाकात करके सबको हैरान कर दिया था। तो वहीं इमरान ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि रूस के दौरे के कारण अमेरिका ने उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची थी। अब दोस्तों, चूंकि पाकिस्तान में सेना हर चीज नियंत्रित करती है, लिहाजा देश में राजनीति का स्थिरता का बहुत सीमित असर होगा। पाकिस्तानी सेना के साथ समझौते के बाद साल 2021 से भारतीय सीमा पर तनाव अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसके बाद भी पिछले कई साल से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत रुकी हुई है। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा अविश्वास है और अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इमरान खान भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते थे। इमरान खान ने लगातार कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के मंचों पर उठाया। वो मुस्लिमों को लेकर बीजेपी की भी तीखी आलोचना करते रहते हैं। लिहाजा इमरान के जाने से भारत को फायदा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना अब इस्लामाबाद की नई नागरिक सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकती है ताकि कश्मीर में सफल सीज फायर को अंजाम दिया जा सके। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अपने ताजा बयान में कहा कि अगर भारत सहमत हो तो उनका देश कश्मीर पर आगे बढ़ सकता है। वहीं शरीफ परिवार का भी पीएम मोदी के साथ बढ़िया संबंध रहा है। तो वहीं अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन का इंटरेस्ट फिलहाल यूक्रेन है। वो रूस को बर्बाद करने में रुचि ले रहे हैं। वो इमरान खान का फोन तक नहीं उठा रहे थे। लिहाजा वो पाकिस्तान में तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अशांति न हो जाए या फिर वो भारत के साथ तनाव वाले मूड में ना आ जाए। अब चूंकि पाकिस्तानी सेना पर्दे के पीछे से विदेश और सुरक्षा नीति को चला रही है, लिहाजा अब कुछ अच्छा होने की उम्मीद ही है।